हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है कैपिटल बजटिंग इन हिंदी, पूंजी बजट, जिसके अंदर हम उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रक्रिया और पूंजी बजटिंग के क्या तरीके होते हैं उनको जानेंगे। देखो, ये जो टॉपिक है बहुत सारी क्लासेस के अंदर रेलेवेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेलेवेंट है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर रेलेवेंट है, उसी तरह ये यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड यूजीसी नेट कॉमर्स और काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये टॉपिक जो है रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप मेरे चैनल जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है अर्थशास्त्र और बिजनेस लॉ से संबंधित सभी वीडियो को हिंदी में यहाँ पे लगातार बेसिस पे डालता है। तो सबसे पहले हम पूंजी बजटिंग का अर्थ समझते हैं। देखो, जो पूंजी बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग को हम निवेश निर्णय लेने, पूंजी व्यय योजना, पूंजी व्यय और पूंजीगत व्यय के विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। देखो, पूंजी बजटिंग का अर्थ होता है कि पूंजी संपत्ति की योजना बनाना। इसके अंदर जो हम पर संपत्ति लेना चाहते हैं उसके अंदर निवेश तो हम आज करते हैं, लेकिन उसका लाभ हमें कई सालों तक मिलता है। पूंजी बजटिंग का अर्थ है पूंजी संपत्ति की योजना बनाना। हम यहाँ पे जो फिक्स एसेट है वो लंबे लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदते हैं। तो लंबी अवधि की जो परिसंपत्तियां होती हैं उसके संबंधित जो निवेश निर्णय होते हैं उसको हम पूंजी बजटिंग कहते हैं। पूंजी बजटिंग जो है पूंजीगत व्यय में निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया है। क्या हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूंजीगत व्यय को ऐसे व्यय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका लाभ एक वर्ष से अधिक की अवधि में प्राप्त होने की उम्मीद होता है। खर्चा एक समय पर होता है लेकिन लाभ हमें अलग अलग समय पर प्राप्त होता है। इसमें जो धन की गैर लचीली दर, दीर्घकालीन प्रतिबद्धता शामिल होती है। इसका अर्थ होता है कि ये जो हमने एक बार पर संपत्ति के अंदर निवेश कर दिया, इसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा धन जो होता है हमें निवेश करना पड़ता है और ये डिसीजन जो होते हैं बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं होते। इन्हें दीर्घकालीन निवेश निर्णय भी कहा जाता है। निवेश करना है या नहीं करना ये हम इसके अंदर तय करते हैं। जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, गुडविल के रूप में हम स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं। अचल संपत्तियों में वृद्धि, विस्तार, सुधार या परिवर्तन की लागत। इसी तरह अगर हम स्थायी संपत्तियों को, उसी तरह जो स्थायी संपत्तियां जिनको हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, इन्हें स्थायी संपत्तियों के प्रतिस्थापन की लागत या अनुष्ठान एवं विकास परियोजना लागत। देखो, ये आ जाता है कि कैपिटल बजटिंग के अंदर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। अनुष्ठान एवं विकास परियोजना लागत, इसके अंदर ऐसे निवेश निर्णयों को शामिल नहीं किया जा सकता जहां पे लाभ को हम सीधे तौर पे निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे प्रबंधन कर्मचारियों के लिए मनोरंजन कक्ष हमने बनाना है, तो वो जो होता है कैपिटल बजटिंग के अंदर नहीं आता। ये निर्णय गुणात्मक कारकों, कर्मचारियों संबंधों पर आधारित होता है। इसकी जो परिभाषा है, पूंजी बजटिंग प्रस्तावित पूंजी पर व्यय बनाने और वित्तीय का प्रबंध करने के लिए दीर्घकाल योजना है। देखो, यहाँ पे क्या है कि पूंजी बजटिंग के अंदर हम दीर्घकाल के लिए जो है योजना बनाते हैं कि किस तरह से हमने जो पूंजी के अंदर निवेश करना है उसकी हम योजना बनाते हैं। पूंजीगत बजटिंग में परिसंपत्तियों के लिए व्यय की योजना बनाई जाती है। देखो, इसका रिटर्न जो होता है भविष्य के अंदर प्राप्त किया जाता है और दीर्घकाल के अंदर जो निवेश होता है उसका हम मूल्यांकन करते हैं कि इसके अंदर हमें इतना फायदा मिलेगा, इसके अंदर इतना फायदा मिलेगा, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है। परियोजना प्रस्ताव जो है सभी उद्देश्यों से अधिक व्यवसाय के लिए रणनीतिक है।
क्योंकि इसके अंदर लंबे समय के लिए पैसा हमारा निवेश होता है, तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के हमें निवेश का निर्णय लेना पड़ता है। पूंजी बजटिंग की जो विशेषताएं हैं, देखो यहाँ पे जब हम निवेश करते हैं तो आज की डेट के अंदर हम कैश को पे करते हैं, वर्तमान कोष का अध्ययन प्रदान किया जाता है, लेकिन जो लाभ होता है वो हमें भविष्य में मिलता है और कई सालों तक मिलता है। और यहाँ पे हम जब निवेश करते हैं तो दीर्घकालीन गतिविधियों में निवेश करते हैं, और यहाँ पे हमें ये नहीं होता कि आज हमने पैसा लगाया, जैसे आज हमने मशीनरी खरीदी है तो इसका लाभ हमें कई सालों तक मिलेगा, कई वर्षों में फर्म को मिलने वाले भविष्य के लाभ के साथ संबंधित होता है। गैर लचीली और दीर्घकालीन गतिविधियों के लिए धन का निवेश होता है, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और ये हमारे लंबे समय पे जो भी हम यहाँ पे निर्णय लेते हैं, लंबे समय के लाभ के ऊपर प्रभाव डालता है, और इसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल होती है, और ये निर्णय एक बार ले लिया तो हम इसको बदल नहीं सकते, और ये हमें दीर्घकालीन लक्ष्यों पर जोर देता है। उसी तरह हम देखते हैं कि पूंजी बजटिंग की प्रकृति क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो पूंजी है उसका कुशल एलोकेशन करना, तो ये फिनांस का काम है। इन्वेस्टमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो पूंजी है सीमित होती है, उसका कुशल बंटवारा हमें करना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी के फंड्स होते हैं उसको हमने लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर जो होता है निवेश करना होता है। और फर्म के अंदर जो लंबे समय के लिए निवेश करने होते हैं उसको हम पूंजी बजट निर्णय के रूप में जानते हैं। पूंजीगत बजट निर्णय के और लंबी अवधि के लाभ के अपेक्षित प्रवाह की प्रत्याशा में, देखो यहाँ पे होता है लंबे समय तक कि जैसे मशीनरी खरीदते हैं, अगर 10 साल चलेगी तो वो 10 साल हमें लाभ देगी। तो यहाँ पे हमने जो फिक्स एसेट खरीदने हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदने हैं, और आज की डेट के अंदर हमने उसके अंदर पैसा लगाना है। देखो फर्म के अंदर जैसे हमने निवेश निर्णय लेने होते हैं, तो यहाँ पे हमने लंबी अवधि के जो फिक्स एसेट खरीदने होते हैं, या तो हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं जिसको हम विस्तार कहते हैं, या हम आधुनिक करना चाहते हैं, या जिसके अंदर क्या होता है कि जो पुरानी चीजें हैं उनको हम रिपेयर करते हैं या उनको हम बदलते हैं, जिनको प्रतिस्थापन कहा जाता है। पूंजीगत बजटिंग निर्णयों में आमतौर पर धन का बड़ा निवेश शामिल होता है और धन की राशि सीमित होती है। इसलिए फर्म के लिए जब पूंजीगत व्यय की योजना बनाई जाती है तो इसको नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पैसा हमने एक बार लगाना होता है और इसको हम बदल नहीं सकते। फंड की जो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है, इसमें कोष जो होता है बहुत बड़ी मात्रा में निवेश होता है, और उसी तरह क्या होता है कि जोखिम भी बढ़ जाता है, और ये जो निर्णय होते हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि अधिक निवेश या कम निवेश से जो होता है वो बहुत हमें सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी निर्णय हमें लेते हैं लंबे समय के जो लाभ होता है उसको प्रभावित करता है। और इसी तरह जो दीर्घ काल के लिए निर्णय होते हैं, क्योंकि उनमें उच्च जोखिम छुपा होता है और भविष्य जो होता है निश्चित होता है, इसलिए दीर्घकालीन निर्णय लेने बहुत कठिन होते हैं। और यहाँ पे जो निवेश निर्णय लेते हैं कि वो आर्थिक विकास, हमारे देश के आर्थिक विकास के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रोज़गार प्रोवाइड करती है, आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक विकास के कारण ये राष्ट्रीय जो है महत्व भी बढ़ जाता है। इसकी जो प्रक्रिया है, कैपिटल बजटिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, निवेश प्रस्तावों की पहचान। तो यहाँ पे देखो जो ये जो है, ये जो आइडिया है कि हमने निवेश करना है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, तो ये टॉप मैनेजमेंट से भी उत्पन्न हो सकता है, और ये लो लेवल रैंक और फाइल कर्मचारी से भी आ सकता है, और यहाँ पे जो विभाग अध्यक्ष होता है वो सोचता है, और उसी तरह ये जो पूंजीगत व्यय योजना समिति के समक्ष इन निर्णयों को, मतलब जो आइडियाज होते हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, उनको वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। और उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, तो उनकी व्यवहार्यता जो को जानने के लिए क्या ये पॉसिबल है, क्या इनमें हम निवेश कर सकते हैं,
तो उनको जो है अलग-अलग मेथड्स हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड है। उन जो अलग-अलग प्रस्तावों होते हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है इसके अंदर हमने कितना पैसा निवेश करना है, ये कितने सालों के लिए हमें जो है रिटर्न देगा। और विभिन्न प्रस्तावों की रैंकिंग करते हैं, जो अलग-अलग मेथड हम यूज़ करते हैं, उनकी जोखिम का क्या है, लाभ हमें क्या मिलेगा, तो वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि कौन से जो प्रस्ताव हैं, जिनके ऊपर हमें पहले काम करना चाहिए। फिर उसी परियोजना पर जब मूल्यांकन करते हैं, तो उसके बाद हम अंतिम निर्णय ले लेते हैं और प्रस्ताव को जो है क्रियान्वित करना शुरू कर देते हैं और फिर उसका ऑडिट किया जाता है जब वो कार्य खत्म हो जाता है, क्या ये हमने सही डिसीजन लिया या क्या इसके अंदर त्रुटियां रह गई थी। ये हमारे पास टेक्निक्स है जिनके द्वारा हम पूंजी बचत को जो है मूल्यांकन करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल के अंदर जो है पे बैक पीरियड है, पुनर्भुगतान अवधि विधि है। इसके अंदर क्या होता है, इसे ऋण भुगतान चुकाना अवधि भी कहा जाता है कि जो पैसा हम प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं वो कितनी जल्दी वापस रिटर्न हो जाता है। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक पूंजी में एक निश्चित अवधि के अंदर में स्वयं व्यय का पुनर्भुगतान हो जाता है कि जो पैसा जैसे मान लो 50,000 लगाया है तो वो कितने जल्दी 50,000 हमारा जो निवेश है वो निकल आता है। इसके अंदर जितना पे बैक पीरियड शॉर्ट होगा, क्योंकि जब अलग-अलग हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा जो है पे बैक पीरियड किसमें है, तो उसके हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। योजना में निवेशित मूल्य नकदी प्रमेय की वसूली के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या। यहाँ पे हम लेते हैं कि जैसे वार्षिक हमें एक जैसा ही नकदी प्रवाह मिलता है, तो वहां पे हम पे बैक पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका फार्मूला है प्रारंभिक निवेश, अगर कोई स्क्रैप है तो वो इसमें से माइनस कर देते हैं और इसको जो एनुअल कैश फ्लो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। देखो, जो वार्षिक नकदी प्रवाह होता है, एनुअल कैश फ्लो होता है, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास शुद्ध लाभ है डेप्रिसिएशन से पहले परंतु कर के बाद। जैसे एक परियोजना की लागत 50,000 है, 8 वर्षों के लिए हमें वो 10,000 रुपए का हर साल वार्षिक नकदी प्रवाह देगी। तो यहाँ पे प्रारंभिक निवेश हमारा 50,000 है, हर साल हमें जो कैश नकदी प्रवाह मिलता है 10,000 है, तो 50,000 को 10,000 से डिवाइड कर दिया तो वो आ जाता है 5 वर्ष। तो यहाँ पे हम वार्षिक शुद्ध कमाई कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं टैक्स के बाद कितना लाभ है, फिर उसके अंदर डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देते हैं, तो इसे वार्षिक नकदी प्रवाह कहा जाता है, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। और उसी तरह जो प्रारंभिक निवेश किया होता है उसको हम वार्षिक नकदी प्रवाह से डिवाइड कर देते हैं। एक परियोजना की लागत जो है 10 लाख रुपए है और प्रति वर्ष 12% जो है डेप्रिसिएशन है और 50% टैक्सेशन है। तो हमें जो है 1,60,000 टैक्स से पहले का जो लाभ है वो 1,60,000 प्राप्त होता है। तो हमारा यहाँ पे हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है 1,10,00,000 का 12% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,20,000 आ जाता है। तो ये जो लाभ है टैक्स से पहले का है, इसका 50% हो जाएगा कि 80,000 मैंने टैक्स दे दिया। फिर है कि 1,20,000 इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कि हमारा जो नकद प्रवाह है कर के बाद, लेकिन डेप्रिसिएशन से पहले। तो यहाँ पे हमने उसको कैलकुलेट कर लिया 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ जाता है 5 वर्ष। और जहाँ पे अनइक्वल कैश इनफ्लो होते हैं, तो वहां पे हम इसको इस तरह से देखते हैं, जैसे एक परियोजना है जिसमें 20,000 रुपए का निवेश किया है और पहले साल 4,000, दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 6,000 और चौथे साल 4,000 नकदी प्रवाह होता है। तो हम इनको जोड़ते हैं, जैसे ये 4,000, इसमें 8,000 जोड़ दिया 12,000, 12,000 में 6,000 जोड़ दिया 18,000 और हमारा निवेश कितना है 20,000। तो इसका मतलब है कि हमें निवेश रिकवर करने के लिए 2,000 और चाहिए, लेकिन उस साल हम कितना कमाते हैं 4,000।
तो यहाँ पे 3 साल पे बैक पीरियड, 3 साल प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 12, या अगर साल में हम 4000 कमाते हैं तो 2000 कितने उसमें कमाएंगे, ये इसके साथ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.6 वर्ष। तो देखो इसके अंदर हमने कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे होता है कि देखो अगर कोई स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड है तो उसके साथ जो हमने कैलकुलेट किया है उसके कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारा पे बैक जो है मानक पे बैक अवधि से कम है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जो सबसे कम पे बैक होता है उसकी सर्वोच्च रैंक होती है, जो ज्यादा वाला होता है उसकी लोएस्ट होती है। देखो इसके फायदे जो हैं ये सरल है, इसको कैलकुलेट करना आसान है, और इसके अंदर क्या होता है कि प्रभावी लागत कम होती है। तो क्योंकि हम यहाँ पे क्या होता है कि जिसका पे बैक पीरियड शॉर्ट होता है उसको हम प्राथमिकता देते हैं, और उसी तरह क्या होता है क्योंकि हम देखते हैं कि कितनी जल्दी हम अपना रिकवर कर सकते हैं, तो ये पुरानी होने के कारण होने वाले नुकसान को कम करती है, और ये विकासशील देशों के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि निवेश की शीघ्र वसूली पर दबाव होता है, इस ताकि इसलिए जारी किए गए धन को दूसरे उपयोगों के अंदर लगाया जा सके। ऐसी परियोजनाएं जिनके अंदर तकनीकी विकास ज्यादा होता है उनके लिए ये बहुत सुटेबल होती है। अब हम देखते हैं इसके जो अवगुण है। देखो इसमें होता है कि भुगतान अवधि के बाद यहाँ पे हम सिर्फ वहां तक सीमित होते हैं कि हमारा जो निवेश है कौन से टाइम पीरियड के अंदर रिकवर हो रहा है, उसके बाद के जो कैश फ्लोज होते हैं उनको हम ध्यान में नहीं रखते, और यहाँ पे जो पैसे का समय मूल्य होता है उसको भी नजरअंदाज करते हैं। नकदी प्रवाह के परिमाण और समय पर विचार नहीं करता, वो सभी नकदों प्रवाह को अलग अलग अवधि के अंदर एक समान मानता है। इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि आज जो राशि प्राप्त होती है, क्योंकि देखो जो समय का मूल्य है वो कहता है कि जो आज हमें मिल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह ये पूंजी की लागत को ध्यान में नहीं रखता। बाकी जो मेथड है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे।